कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये अकेला एक डायग्राम जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स को इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप पूरा लेक्चर पढ़ करके आ रहे हो, आप ढंग से पढ़ चुके हो पहले चीजों को, तो आप अकेले इस डायग्राम पर रिवाइज कर सकते हो चीजों को। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेप को देख करके आप सोच सकते हो आरएनए प्रोसेसिंग, ओके, यहाँ होती है कैपिंग, यहाँ होती है टेलिंग, यहाँ होती है इंट्रॉन्स का रिमूवल। और कैपिंग की बात बोलते हुए आप याद कर सकते हो कि वहां पे वो एंजाइम्स थे, वो पर्टिकुलर बॉन्ड था, ग्वेनिन लगा हुआ था, मिथाइल ग्रुप था। टेलिंग में आप कह सकते हो वहां पॉली एडेनिन लगे हुए थे, पॉली पॉलीमरेज एंजाइम था। जब आप जैसे जब भी हमें कुछ क्वेश्चन करेक्ट मिलता है तो हम आंसर भी करेक्ट करके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि बताओ अपने बारे में कुछ, तो आप में से कुछ लोग इस क्वेश्चन को सुन करके थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे। क्वेश्चन था, चलिए बताइए आप अपने बारे में कुछ। क्योंकि मेरे क्वेश्चन से ये कहीं डिफाइन नहीं होता कि मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं। आप तो बहुत कुछ जानते हो अपने बारे में। तो जब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं जिसके ब्रॉड मीनिंग्स हैं, जिसमें आपको क्लियर नहीं है कि मैं क्या पूछना चाहता हूं, तब आप कंफ्यूज होकर के गलत बोल सकते हो। कंफ्यूज होकर के आप हो सकता है चुप हो जाओ और आंसर ही ना दो। जैसे कि अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू मास्टर्स लेवल के एंट्रेंस के लिए है, और वहां पे प्रोफेसर आपसे पूछ रहा है चलो बताओ भाई अपने बारे में, और वहां तुम उन्हें यह बताना शुरू कर दो, ओ यस मुझे नेटफ्लिक्स की वो वाली सीरीज बहुत पसंद है, और मेरे 5 दोस्त हैं जो ये करते हैं, और हम सब लोग सैटरडे शाम को घूम फिर करके आते हैं। तो वो बोलेगा कोई बात नहीं, इस सैटरडे को भी तुम घूमने चले जाओ, बाय बाय। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे वहां क्या आंसर देना है। तो कई बार एनवायरनमेंट हमें क्लू देता है कि हमें वहां क्या बोलना है। जैसे कि उसके क्वेश्चन के जवाब में आपको यह बताना चाहिए था कि मैं साइंस में इंटरेस्टेड हूं, मैं बायोटेक को लेकर के बड़ा फैसिनेट हूं, और मेरा जो बायोटेक में इंटरेस्ट था वो एक्स वाई जेड रीजन की वजह से क्रिएट हुआ, और मैंने जो लास्ट पढ़ाई कर रखी है वो मुझे इन्फ्लुएंस करता है कि मैं बायोटेक में कुछ करूं। और मैंने खासतौर से उस इंसान को देखा हुआ है जिसने बायोटेक में अच्छे काम कर रखे, तो मैं उससे प्रेरित हूं, मुझे लगता है मुझे भी काम करना चाहिए। तो हम उसने ही बताया मुझे कि बायोटेक के बारे में बात करनी है, बट ये एनवायरनमेंट जो था कि आप बायोटेक का इंटरव्यू देने जा रहे हो मास्टर्स के लिए, तो ये काफी है क्लू देने के लिए। तो ये जो डायग्राम है ये क्लू है आपके पास, और इन क्लूज को देख करके आपका माइंड रिकॉल करता है कि यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन आप फीड कर सकते हो, एग्जाम में बड़ा काम आता है। फिर आप अपने टॉपिक्स के लिए टेबल्स भी तलाशते हो, ऐसे एक्यूरेट टेबल जहां पे कम से कम वर्ड में बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल ये साई और माई का परफेक्ट टेबल है। ज्यादातर क्वेश्चन जो साई या माई आरने के बीच में आते हैं वो इन्हीं टेबल में से सॉल्व हो जाते हैं। देन प्रोसेसेस, आप चीजों को रटो मत, इमेजिनेशन करो उसका, और डायग्राम्स रखो। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम बता रहा है कि अगर आपके पास लीवर है तो लीवर की सेल को क्रश करके 1000 जी 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करोगे तो पैलेट्स के रूप में आपको कंप्लीट सेल, न्यूक्लियाई, साइटोस्केलेटल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाएंगी। तो कल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सेल से मेम्ब्रेन अलग करने के लिए आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, तो ये डायग्राम आपको दिलाएगा सेंट्रीफिकेशन। क्वेश्चन और गहराई में आ जाए कि कितने जी की ग्रेविटेशनल पुल थे कि न्यूक्लियाई अलग हो जाए सेल एक्सट्रैक्ट से, तो आप बोलोगे 1000 जी। अब जब ये बचा हुआ सुपरनेटेंट है, इसको आप 20,000 जी देते हो 20 मिनट के लिए, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, पेरोक्सोम्स को अलग कर लेते हो। सुपरनेटेंट को आप 80,000 जी देते हो तो आप अब की बार माइक्रोसोम्स जो कि ईआर के फ्रेगमेंट्स होते हैं आप उन्हें अलग कर सकते हो। सुपरनेटेंट को आप अब 1.5 लाख जी देते हो तो आप राइबोसोम्स, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनको अलग कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि आप बार बार डिफरेंशिएट करते जा रहे हो सेल के पार्ट्स को, इसीलिए इसे बोलते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन। तो अगर इस पूरी कहानी को हम किसी पैराग्राफ में देते तो शायद समझना मुश्किल होता, लेकिन इस डायग्राम में समझना कहीं गुना आसान है। इन बातों को हमें ध्यान रखना है अपना। अब इसी डायग्राम को ले लो, इस डायग्राम में सारी टेक्निक आ गई। ये डायग्राम असल में प्रोटीन बायोलॉजी से है, जिसे बायोकेमिस्ट्री में आप कंसीडर कर सकते हो कि भाई प्रोटीन को आप स्टडी करने के लिए कैसे मेथड्स इस्तेमाल करते हो। आपने सेल ली, सेल से क्रूड एक्सट्रैक्शन किया, फिर आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हो, फिर आप प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर रहे हो जिसके ये मेथड्स हैं, फिर आप क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो जिसके ये पॉसिबल मेथड्स हैं, इनमें से क्या इस्तेमाल करना चाहते हो तुम्हारी चॉइस है। और बढ़िया करना चाहते हो तो फिर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो, स्टडी करने के लिए बीच बीच में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करते हो। फिर जब ये सब हो गया तो आपके पास जब प्रोटीन है उसको स्टडी करने के लिए आप प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हो बाय द हेल्प ऑफ इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज
या फिर आरडीएनए के थ्रू, माइक्रोस्कोपी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, फ्लो साइटोमेट्री वगैरह। एक बार आपने प्रोटीन आइडेंटिफाई कर लिया, तब आप प्रोटीन को और फर्दर प्यूरिफाई करके स्टडी करना चाहते हो, इसको सीक्वेंस करना चाहते हो, एडमेन वाला मेथड, जिससे आप बाद में सीक्वेंस प्रोटीन की निकाल करके फाइलोजेनेटिक्स पढ़ोगे। या फिर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखोगे एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से, एनएमआर से। इससे आपको कंपोजिशन, मास, सीक्वेंस, 3D स्ट्रक्चर, इन सब का डाटा मिल जाएगा। तो जब हम लोग इस तरह के फ्लो डायग्राम पढ़ करके समझने के बाद क्रिएट करते हैं, तो एग्जाम तो जस्ट पहले अगर मैं रिवाइज करना शुरू कर दूं कि एनएमआर यहाँ क्या कर रहा है, तो मुझे एकदम से याद आएगा, ओ एनएमआर तो जो है उसके 3D स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये बातें हैं जो आपको स्मार्ट बनाएंगी अगर आप अपनी सारी बातों को वेल ऑर्गेनाइज करोगे। बट एक प्रॉब्लम सबके साथ है, मेरे साथ भी है और तुम्हारे साथ भी जरूर होगी। आई कांट रिमेंबर। अब तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है? व्हाट्सएप पे टाइप कर दो यस अगर प्रॉब्लम है तो। ओके, मैं अकेला नहीं हूँ, थैंक यू वेरी मच ये बताने के लिए। मुझे लगता था केवल मुझे दिक्कत है कि भाई मुझे याद नहीं रहती चीज़ें। मुझे बायोलॉजी याद है, लाइफ साइंस में मुझे ज़्यादातर बातें याद है, बट मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं। मैं नाम भूल जाता हूँ लोगों के। मैंने पाया कि मतलब जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है वो मुझे याद है, और जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ मुझे याद नहीं रहता। ये प्रॉब्लम हम लोग सब लोगों के साथ में है। अभी एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। एक टीवी का एक्टर था जिसने सुसाइड कर लिया। बहुत शॉकिंग था सबके लिए। आई होप आप सबको उसका नाम याद होगा। जो एक्टर है, नाम क्या है इनका? अगर किसी को नाम याद हो तो टाइप कर दो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेरी हेल्प हो जाएगी ज़रा। ग्रेट, देखो तुम्हें नाम याद है, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। क्या तुम्हें याद है कि इनकी कोई सुपर ब्लॉकबस्टर टाइप की कोई मूवी, जिसमें शायद आमिर खान भी था क्या, कोई ऐसी मूवी? ओ यस, पीके। हालांकि वो पीके सिंह नहीं था, पीके ही था। पीके नाम की मूवी थी जिसमें उन्होंने काम किया था। वो उस मूवी में एक सीन था स्टार्टिंग में कि जो हीरोइन थी, हीरोइन शायद अनुष्का नाम था उनका, वो किसी थिएटर के बाहर खड़ी हुई है किसी टिकट को लेने के लिए, क्योंकि वहाँ कोई किसी का शो होने वाला था, जिस शो को सुनने के लिए ये भी, हीरो भी और हीरोइन भी, दोनों वहाँ जाना चाहते हैं। किसी को याद है कि वो शो किसका था? कौन था वहाँ जो वो शो में कुछ प्रेजेंट करने वाला था या कुछ बोलने वाला था? ग्रेट, बच्चन साहब। और फिर पता है, फिर एक बूढ़ा आदमी था, अंकल जी, जिससे उसने कहा कि भाई वो मुझे थोड़े से पैसे लैंड कर दो, वो टिकट वहाँ बेच रहा है ब्लैक में। तो बजाय पैसे लैंड करने के, वो उल्टा खुद टिकट लेकर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। और फिर मैडम को गुस्सा आ गया, और मैडम ने कुछ किया ऐसा कि उनके कपड़ों के ऊपर कुछ मल दिया। किसी को याद है कि वो कपड़ों पर उन्होंने क्या डाला था उनके? यहाँ क्या मेमोरी जवाब देगी तुम्हारी? आइसक्रीम। कौन वाली आइसक्रीम? न जाने ऐसी कितनी सारी चीजें हैं। जब हम मूवीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम अपनी मेमोरी चेक करना शुरू कर दें, तो फिर यार कमाल की चीज है। जैसे कि पीके मूवी का ही एक बात और याद दिला दूंगा तुम्हें। पीके मूवी में वो प्लैनेट्स की जगह पर कोई और वर्ड इस्तेमाल करता था, आमिर खान। प्लैनेट्स की जगह पर कुछ और वर्ड इस्तेमाल करता था, कोई और टर्म थी। किसी को याद है वो टर्म क्या थी? ओके, किसी को याद है कि धरती किस टाइप की प्लेस थी? धरती तो, ये गोला तो बड़ा डैश प्लेस है जी। सोचो सोचो, एक वर्ड था बड़ा इंटरेस्टिंग सा। धरती के लिए वो बोलते थे कि बड़ी मतलब बोरिंग प्लेस है, तो बोरिंग की जगह पर वो कुछ और वर्ड इस्तेमाल करते थे। आई होप किसी को याद हो।
वर्ड था लुल प्लेस। तो अब अगर मैं मेमोरीज की बात करूं, तो क्या तुम्हारा क्वेश्चन अभी भी ये रहेगा कि आई कांट रिमेंबर? कम ऑन। किसने कहा था कि आज एग्जाम आने वाला है पीके मूवी का? किसने कहा था कि आपको रिवाइज करके आना है? तो क्या आपने कल बैठ करके रिवाइज किया था, या आज इस सेशन को करने से पहले रिवाइज किया था पीके मूवी के, आप इतने सारे सवालों के जवाब दे पाए? जिन लोगों ने ये मूवी देखी थी और जिन्हें ये मूवी अच्छी लगी थी, उन्हें इस मूवी में बहुत कुछ बातें याद रही। हो सकता है सब लोगों ने मूवी ना देखी हो, बट मैं बात कर रहा हूँ कि हमें बहुत कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं, बहुत कुछ चीज़ें हमें याद नहीं होती। चलो मूवी से निकल के बाहर आता हूँ मैं। अब मैं बोलता हूँ कि तुम अपने घर के बाहर सोचो। मतलब तुम घर के दरवाजे पर खड़े हुए हो रियलिटी में, तुम फिजिकली तुम घर के अंदर ही हो, बट इस टाइम जरा अपने दिमाग को बाहर लेकर के जाओ, गेट खोलो अपने घर का, बाहर देखो। राइट हैंड साइड पर कोई घर है क्या? लेफ्ट हैंड साइड पे किसका घर है? उस घर का रंग कैसा है? राइट हैंड साइड का जो घर है उसका कलर कैसा है? क्या इन दोनों घरों में कोई पेड़ है? पेड़ है तो किस चीज का है? सामने वाला घर कौन सा है? इन घरों में रहने वाले किसी इंसान का नाम याद है? जिस दुकान से हम लोग ब्रेड दूध या फिर कुछ और लेके आते हैं, उसकी कोई बंदे का शक्ल या नाम याद है? या फिर जहां आप केक खरीदते हो, या फिर जहां आप पिज्जा या बर्गर खाना जाते हो, वहां किसी की शक्ल याद है? तो आप पाओगे कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्वेश्चनिंग करना शुरू करो, तो आपके दिमाग में बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। इसलिए यह कहना गलत है कि हमें याद नहीं रहता। हमें याद तो रहता है, बट हमें याद केवल वो रहता है जिसमें हम इंटरेस्टेड हों, जिसे हम याद रखना चाहें। इसलिए हम कहते हैं कि हम कुछ चीजों को तो याद रखते हैं, कुछ चीजों को याद नहीं रखते। पढ़ाई तो यार बोरिंग चीजों में से एक है, और इसीलिए हम लोग पढ़ाई को याद नहीं रखते। इंडियड, जब भी हम लोग याद करने की बात करते हैं, देखो ये वाला पार्ट वो है जो पार्ट तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हारी तैयारी को कैसे करना चाहिए। तैयारी ऐसी नहीं होती किताब खोली और बैठ करके पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ कारण है। अब मैं जो बात कर रहा हूं ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड सेल्फ रेगुलेशन की, ये आपके दिमाग की बात है, सब पे लागू है। तो जब आप किसी चीज को याद करते हो, या मतलब आप उसे याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, आप कैसा परफॉर्म करोगे, इसमें तीन फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, जिनमें से एक है वर्किंग मेमोरी। Working memory governs our ability to retain and manipulate distinct pieces of information over a short period of time. जब आप किसी जगह पर कोई खाना खाने के लिए गए और खाने में वहां पर दो डिफरेंट चीजें रखी हुई हैं, तो उसे पहचान करके याद रखना कि इसे खाना है अब, इसे खाना है बाद में, ये वाली एबिलिटी आपकी वर्किंग मेमोरी की है। जब आप टॉपिक्स डिसाइड करते हो, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद में जो थोड़ी देर के लिए याद रखते हो कि ये डीएनए की बात थी, ये प्रोटीन की बात थी। फिर है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी बात, help us to sustain our shift attention in response to different demands or to apply different rules in different settings. जैसे कि जब आपके पास कोई छोटा बच्चा आया जिसने शायद आपका पेन चुरा लिया है, तो आप उससे बोलते बेटा झूठ बोलना गलत है, सच बता पेन लिया या नहीं लिया। और जब तुम किसी और का सामान चुराते हो और वो तुम्हें पकड़ के बोलता है बेटा सच सच बता कि तूने ये काम किया या नहीं किया, तो तुम कहते हो वो रूल मुझे फॉलो नहीं करना। मतलब हमारे रूल्स अपने लिए कुछ और, किसी और के लिए कुछ और, पहली चीज। दूसरी बात, हम लोग सेम टाइप से रिएक्ट नहीं करते अलग अलग कंडीशंस में। तो हमारे माइंड की एबिलिटी कि भाई हमें अब रिस्पॉन्ड करना है, अब नहीं करना, अब कंसंट्रेट करना है, अब नहीं करना, यहां पैर रखना है, यहां नहीं रखना, ये हमारा मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है। और इंडीड कई बार तो अपनी बात से पलटना, जैसे कि हमने रूल बना लिया कि भाई हम ये काम कभी नहीं करेंगे, फिर मजबूरी में आके वही काम करना पड़ता है अपना माइंड मना करके। तो ये हमारा मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है जो हमें ये बोलता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ कंट्रोल। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी आधा घंटे की पढ़ाई की, आपने 2 मिनट का ब्रेक लिया, और ब्रेक लेते लेते अचानक आपके पास मैसेज आने की एक बीप हुई मोबाइल फोन के ऊपर। आपने मोबाइल खोल कर देखा तो वहां किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज दिया। आप पीछे वाले मैसेज पढ़ रहे जो आपने नहीं पढ़े। फिर आप किसी मैसेज को देख करके वो वाओ कितना मैसेज बढ़िया मैसेज है, इसको वाओ लिखना जरूरी है, या इसको जीप दिखानी जरूरी है, तो आप उसको रिस्पॉन्ड करने लगे और आप भूल गए कि आप सिर्फ 2 मिनट के ब्रेक के लिए आए थे। याद आपको तब आया जब 30 मिनट बीत चुके थे। ये सेल्फ कंट्रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे कि कब आपको बहकना है और कब आपको बहकना नहीं है। ये तीनों बातें मिलकर के आपको डिसाइड कराती हैं कि आपको क्या काम बड़े तरीके से करने हैं और क्या काम बड़े तरीके से नहीं करना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप अपने सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हो कि भाई हमें तैयारी करनी है,
किसी एग्जाम की, चाहे वो गेट एग्जाम हो चाहे कोई और हो। तो अपनी तैयारी करने के लिए और अपनी इन तीनों एबिलिटीज जो हमने पीछे पढ़ी हैं अभी, इन तीनों एबिलिटीज को सही डायरेक्शन में यूज करने के लिए आपको प्रोग्राम तरीके से काम करना पड़ेगा। तैयारी शुरू करने से पहले बात करो आप क्या करना चाहते हो। आंसर आया इसका, हम तो बायोकेमिस्ट्री करेंगे शुरुआत में, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। क्वेश्चन आया अब नेक्स्ट, वाई बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहते हो। इस क्वेश्चन के दो आंसर है। एक आंसर ये है कि भाई इस टॉपिक में से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ये गलत जवाब है। नो डाउट ये एग्जाम में आएगा तभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो फिर ये इररिलेवेंट या फिर कह दो कि बेकार टाइम वेस्ट करने वाला जवाब है। ये सारी प्रोसेस आप शुरू ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप ये जवाब मत दो कि भाई बायोकेमिस्ट्री में से क्वेश्चन आएगा इसलिए हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ने, तो अंडरस्टूड है, हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। तो आप कहो कि मुझे मॉलिक्यूल्स को समझना है, मुझे डीएनए समझना है, मुझे प्रोटीन समझना है, मुझे आरएनए समझना है, मुझे कार्बोहाइड्रेट समझना है, मुझे लिपिड समझना है, ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या मतलब ये। जैसे जब मैं पराठा खा रहा होता हूं, पराठा, तो पराठा बनता है गेहूं के आटे का, और मम्मी जो है उस आटे में पानी मिलाती है जो कि पाउडर था, और पानी मिलाने के बाद में आटा गुद करके एक बड़ा मस्त सिस्टम बन गया, उससे उन्होंने एक रोटी सेक दी और फिर उसी को भून करके ऑयल में फ्राई करके हम लोग खा रहे हैं। आटा कार्बोहाइड्रेट था, तो मैं जानना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट पानी से कैसे चिपका। जब मैं कपड़े को पानी में भिगोता हूं, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, उसको निचोड़ने पर पानी बाहर निकल आता है। लेकिन जब मैं आटे को गूंथता हूं और आटे को निचोड़ूं तो पानी बाहर नहीं आता। मैं ये बात जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों मुझे अपने हाथ से तेल को हटाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बेसिक मोटे चीजें हैं जिन्हें आप आंखों से देख सकते हो, जिसे आप आंखों से देख सकते हो उसको समझना आसान होता है। फिर वाई के बाद आते हैं आप हाउ पे। अब इसे करोगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करते हैं कि सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूं अमीनो एसिड्स को, फिर उसके शॉर्ट नोट बना लूंगा, फिर उसके बाद पढ़ता हूं प्रोटीन को, फिर उसके शॉर्ट नोट बना लूंगा एंड सो ऑन। और फिर मैं बात करता हूं मैनेज को। अब जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मैंने पेजेस को एक ऑर्गेनाइज तरीके में फोल्डर में लगा दिया है कि इस वाले के अंदर बायोकेमिस्ट्री के पन्ने हैं जिस पर मैंने डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स क्रिएट कर रखे हैं। और अब मोटिवेशन, क्योंकि मुझे ये प्रोसेस वापस शुरू करनी है दोबारा नेक्स्ट टॉपिक के लिए। मोटिवेशन ये है कि अगर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो लोग मुझे बहुत कुछ बोलने वाले हैं, घर से बाहर निकलने का अच्छा ऑप्शन है अगर मेरा किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो फिर मैं हॉस्टल में रहूंगा और कम से कम घर वाले मुझे बार बार के लिए टोकेंगे नहीं। बहुत लोग ये भी सोचते हैं ना। मोटिवेशन तुम्हारा होता है, मोटिवेशन ये भी होता है कि मैं उस इंस्टीट्यूट में जाऊंगा तो मुझे एक इज्जत वाली डिग्री मिलेगी, उसकी वैल्यू बहुत होगी और फिर मुझे करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी होंगी, बट मैं अपनी फैमिली को मिस करूंगा। और रिविजन, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट आता है चीजों के अंदर। जब आप रिवीजन करते हो, मैं टाइम वर्सेस अगर रिवीजन की परसेंटेज की बात करूं कि आपकी मेमोरी क्या रिस्पॉन्ड करती है, तो टाइम 0 पर आपको 100% याद था, कुछ घंटे बाद उतना याद नहीं है, एक दिन बाद कम रह गया है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद अब बहुत कम याद रह गया है। तो जैसे ही आपने रिवीजन किया, रिवीजन करते ही ग्राफ खड़ा हो जाता है वापस, और इस बार ये ग्राफ पहले से ज्यादा ताकतवर। अगर मैं यहां इस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो कह लो कि पहली मेमोरी इतनी देर तक रही, लेकिन रिवीजन करने के बाद मेमोरी इतनी देर तक रही, नेक्स्ट रिवीजन के बाद मेमोरी इतनी देर तक रही। तो जैसे जैसे आप रिवीजन रिपीट करते जाओगे आपके मेमोरी की क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए आइडियली किसी भी टॉपिक को हर 5 दिन बाद रिवाइज करना चाहिए, कम से कम 4 बार। मतलब 5वें दिन, 10वें दिन, 15 दिन, 20वें दिन। इससे आपकी मेमोरी अच्छी होती है। तो अपने आप पर बिलीव करो। ये लिंक अब मैं ब्रेक कर रहा हूं और इस लिंक के बाद में हम लोग क्वेरी सेशन पा रहे हैं। मैं आपको एक नया लिंक भेज रहा हूं अभी। आपका जी बढ़िया। तो मोरलेस एक बार हम लोगों ने अपने ये सारे इवेंट्स कर डाले कि हम लोग रिवीजन भी कर दिया हमने चीज़ों का, तो फिर टॉपिक पर कॉन्फिडेंस बनना शुरू आता है। ये इसमें से नोटिस करो कि कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जैसे कोई शॉर्टकट हो। तो हर तरीके के लिए हमें एनर्जी तो खर्च करनी ही पड़ेगी, और जब तक हम एनर्जी खर्च नहीं करेंगे तब तक काम आसान नहीं होने वाले। इसलिए तुम्हें अपने ऊपर बिलीव भी करना पड़ेगा और अपने लिए ही मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर तुम अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते तो कोई नहीं करेगा।
और एक बार तुम्हारी मेहनत अच्छी हो गई तो तुम फिर बढ़िया प्रिपेयर भी कर पाओगे चीज़ों को, नॉलेज तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, तुम वेल ऑर्गेनाइज्ड होगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जो तुम्हारे दिमाग में ये ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने की वजह से जो बढ़िया मेमोरी ब्रिजेस क्रिएट होते हैं, तो क्वेश्चन देखते ही वो पर्टिकुलर ब्रिज से इंफॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और तुम करेक्ट आंसर को पिक करके अपने एग्जाम को जीत लोगे। सो ये बातें थी जो मुझे इस सेशन में करनी थी। आई होप कि कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे पास ले जाने के लिए होगा, लेकिन अभी फिलहाल सेशन ओपन है आपकी